हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस के चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे लोग। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसमें थ्योरी पोर्शन को पूरे डिटेल में कवर किया गया है, जिससे इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो कवर हो जाएगा इसमें। तो इस चैप्टर का अगला टॉपिक है पर्यावरण की समस्याएं। तो हम लोगों ने देख लिया है कि पर्यावरण क्या होता है। जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं उस सबको मिलाकर हम लोग पर्यावरण बोल देते हैं। और हमारी गतिविधियों के कारण इसमें गिरावट भी आती है। उससे क्या होती है, बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न होती है जो पर्यावरण की समस्याएं कहलाएंगी। तो देखते हैं कैसे। यहाँ पे पर्यावरण में जो बदलाव होता है उससे वो हमें प्रभावित करता है, और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे पहले देखते हैं लोग कि जो हमारी गतिविधियां हैं उससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ने से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि पेड़ों की कटाई किया जाता है। जो पेड़ है उसकी कटाई करते हैं लोग। तो अगर पेड़ को काटा जाएगा तो उससे क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी। उस एरिया में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर पे इफेक्ट करेगा, जो वहाँ का तापमान होगा, वहाँ का जो वर्षा होगा उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। वर्षा ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ सकता है। उस वहाँ की जो मिट्टी होगी उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमारी गतिविधियां हैं कि हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। अब उससे क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण यहाँ पे प्रभावित हो रहा है। अब इस प्रभाव से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर मान लेते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, और गर्मी ज़्यादा होगी तो बहुत सारी बीमारियां भी होंगी, बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न होती है। तो ये हो गया हमारा कि ये हमारे पर्यावरण पे प्रभाव पड़ा और ये हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा। तो ये हमारी गतिविधियां होती है, उससे हमारे पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। और जब पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है तो ये हमें भी प्रभावित करती है। तो जो पर्यावरण की समस्याएं होती हैं वहाँ पे, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं लोग। जैसे कि वनों की कटाई हो गया, यहाँ पे समझ लिए। जैसे प्रदूषण हो गया। अब प्रदूषण में क्या होता है, प्रदूषण में बहुत सारे प्रदूषण हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हो जाएगा, जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण होगा, मृदा प्रदूषण हो सकता है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो गया वनों की कटाई, या फिर और भी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे और एग्जाम्पल, जैसे मृदा अपरदन बोला जाता है। अगर पेड़ को काटते हैं तो वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है, वो लूज हो जाती है, और जब बारिश होगा तो बारिश के साथ में बह जाती है। तो उसको बोला जाता है मृदा अपरदन। तो यहाँ पे हम लोग जो पर्यावरण की समस्याएं हैं उसके एग्जाम्पल देख लिए। अब इसमें अगला टॉपिक है ओजोन परत का। इसमें ओजोन परत, ओजोन, जो ओजोन होता है एक परत की तरह पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक कवच बना करके रहती है। जो क्या काम करती है, जो सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश आती है उसको अवशोषित कर लेती है। और ये पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लोगी, इस प्रकार से जो जीव होते हैं उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी जो हानियां होती है, जैसे कि त्वचा कैंसर हो गया, मोतियाबिंद, कमजोर परिरक्षा तंत्र, पौधों का जो नाश होता है आदि से रक्षा करती है। तो ओजोन परत क्या है, ये पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षा कवच की तरह काम करती है। और
ये जो ओजोन है ये कहाँ पे पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है और ये हमारे वायुमंडल का भी हिस्सा है। और जमीनी स्तर पर ये ओजोन एक घातक जहरीली गैस की तरह होती है। सबसे पहले देखते हैं कि ओजोन क्या होता है। ओजोन के बारे में पहले समझ लेते हैं लोग कि ओजोन क्या है। इसका फॉर्मूला होता है O3 और ये होता है जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसका 3 परमाणु मिल करके एक ओजोन का अणु बनाते हैं। इसका 3 परमाणु मिलकर ओजोन का एक अणु बनाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ओजोन का निर्माण कैसे होता है। जो ओजोन का निर्माण है ये प्रकाश रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। जैसे हमारे वातावरण में क्या है? ऑक्सीजन है। तो जो ऑक्सीजन जैसे O2 के फॉर्म में रहेंगे तो इस पे जब परावैंगनी विकिरण जब पड़ता है, सूर्य से जो आने वाली परावैंगनी विकिरण है, तो ये ऑक्सीजन टूट जाता है, O में टूट जाएगा और ये यहाँ से O और फिर जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है O2 के फॉर्म में, तो ये इससे कंबाइंड होकर के O3 ओजोन का निर्माण कर देती है। तो यहाँ से क्या हो गया? ओजोन का निर्माण हो गया। और ये जो ओजोन है परत के रूप में रहता है और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये समताप मंडल में पाया जाता है। ये हो गया समताप मंडल में। तो ओजोन के बारे में हो गया एक तो पॉइंट कि ये समताप मंडल में पाया जाता है और सब समताप मंडल ये जो है जैसे मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी हो गया और यहाँ पे क्या होगा? ये मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? समताप मंडल होगा और इसी में लेयर के फॉर्म में रहता है यहाँ पे। तो समताप मंडल और इसकी जो मोटाई होती है, इसकी जो मोटाई होगी वो होती है 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक। ये जो ओजोन लेयर है ये कहाँ पे पाया जाता है? जो O3 है, ये सब क्या है? O3। तो इसकी मोटाई कितनी होती है? 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है और सबसे ज़्यादा इसका घनत्व जो होता है, जो यहाँ पे बीच में होगा, बहुत घने होते हैं, ये लगभग 25 किलोमीटर के आसपास होता है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पे मिलेगा? 25 किलोमीटर पे। तो ओजोन के बारे में एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि समताप मंडल में पाया जाता है और समताप मंडल को जो इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, इसको ध्यान रखना है। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल का इंग्लिश होता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो कई बार हिंदी ना लिख करके ये इंग्लिश में ही लिखा हुआ रहता है स्ट्रेटोस्फेयर। और इसमें जो है और ओजोन के बारे में पॉइंट हो जाएगा, इस सबको नोट करना है और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो यूनिट होता है किससे मेजर किया जाता है? तो यूनिट होता है, इसको डॉप्सन में नापते हैं। इसको डॉप्सन में नापा जाता है, इसकी यूनिट हो गई डॉप्सन। और इसका गंध भी पूछा जा सकता है कि ओजोन की गंध कैसी आती है? तो ये मछली जैसी गंध होती है, इसमें मछली जैसी गंध होती है।
तो ओजोन के बारे में ये सब पॉइंट हो गए। और एक इसका मेन काम क्या हो गया कि यहाँ से जो सूर्य की जो किरणें आ रही हैं, जो सूर्य की प्रकाश यहाँ से आ रहा है, उससे क्या करता है, हमें बचाता है। जैसे सूर्य से जो भी प्रकाश आएगा यहाँ पे, तो उसको क्या करता है कि एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ये कितना एब्जॉर्ब कर लेता है, 99% जो विकिरण होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और बचा हुआ 1% हमारे पृथ्वी तक आ पाता है। तो जो 1% आता है उसी से हमें ऊर्जा मिलती है। तो हम लोग देखते ही हैं टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है। जब गर्मियों के दिन में वो कितने का होता है, 1% का है। अगर 2% 3% आने लगे तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगे, जैसे स्किन कैंसर हो जाएगा, जो पेड़ पौधे होते हैं वो नष्ट होने लगेंगे, मोतियाबिंद होने लगेगा। तो ये 99% जो पराबैंगनी विकिरण है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ओजोन। और ये जो हमारी जो गतिविधियां होती है उससे भी क्या होगा, ये प्रभावित होता है। तो अगर यहाँ पे जो इसकी लेयर है, अगर इसकी लेयर की मोटाई इतनी होती है, अगर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कमी आएगा, तो उसको बोला जाता है कि ओजोन का ह्रास हो रहा है। तो अगला टॉपिक देखते हैं लोग। अगला है कि ओजोन परत का ह्रास। जो अभी हमने जो परत देखा था, तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो कम हो रहा है परत, तो उसी को बोला जाता है कि ओजोन परत का ह्रास हो रहा है। और ये सबसे पहले कहाँ पे देखा गया था, ये देखा गया था अंटार्कटिका में। और अंटार्कटिका कहाँ पे है, जो हमारी जो पृथ्वी है, ये सपोज ये पृथ्वी है, तो ये हो गया विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा के जो ऊपर होता है उसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो दक्षिणी गोलार्ध है, यहीं पे क्या है, अंटार्कटिका। ये क्या है, अंटार्कटिका है, ये वाला पार्ट। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, ये बहुत कम होता है। यहाँ पे जो पहाड़ होते हैं वो बर्फ़ के ही पहाड़ होते हैं। और सबसे पहले यहीं पे देखा गया था कि यहाँ की जो ओजोन परत की जो मोटाई थी, इसमें कमी आई थी। जैसे कि ओजोन है यहाँ पे, ओजोन परत, तो इसकी जो मोटाई है सबसे पहले यहीं पे देखा गया था कि इसमें कमी आई थी। तो अब जैसे ही यहाँ पे कमी आएगी तो क्या होगा कि जो सूर्य से विकिरण आ रहा है वो ज़्यादा आने लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, बर्फ़ का पहाड़ है, तो बर्फ़ क्या होगा, यहाँ पे पिघलने लगेगा। तो जब बर्फ़ पिघलेगा तो क्या होगा, वो जिसको बोला जाता है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ग्लेशियर पिघलेगा तो जो समुद्र का जो स्तर है वो क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये सब मान लेते हैं समुद्र है। तो यहाँ से अगर बर्फ़ का पहाड़ है, यहाँ से जब बर्फ़ पिघलेगा तो ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, समुद्र में मिलेगा उसका पानी। तो समुद्र की जो इसका सरफेस है वो बढ़ेगा। तो समुद्र की जो यहाँ पे होती है, जो समुद्र लेवल होता है वो बढ़ने लगता है, और आसपास के जो शहर होते हैं वो डूबने लगते हैं। तो अभी हम लोग समझ लिए कि अगर ओजोन परत में जैसे कमी आएगी तो उसको बोला जाएगा कि ओजोन परत का ह्रास हो रहा है। और ये पहली बार अंटार्कटिका में देखा गया। और कब देखा गया था, 1985 में देखा गया था। 1985 में ऑब्जर्व किया गया था कि यहाँ पे और अगर इसको नहीं रोका जाएगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे सारे ये बर्फ़ पिघल जाएंगे और समुद्र स्तर ये बढ़ जाएगा। तो जो भी कोस्टल एरिया होते हैं, जो शहर बसे हुए हैं समुद्र किनारे, वो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो और ये जो इसकी परत में जो कमी आती है वो किस वजह से आती है, तो एक कंपाउंड होता है जिसको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है CFC। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। और ये कहाँ से निकलता है, इसका जो यूज किया जाता है, जो
शीतलन होता है या फिर अग्निशमन यंत्र होते हैं, उसमें ही उपयोग किया जाता है। शीतलन का मतलब कि जो फ्रीज होते हैं, रेफ्रिजरेटर, जिसको फ्रीज भी बोला जाता है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, सिंपल फ्रीज बोल देते हैं। जो फ्रीज में जो गैस यूज की जाती है वो कौन सा गैस होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जब हम लोग फ्रीज का उपयोग करते हैं तो उससे क्या निकलता है, CFC निकलता है। और उसी की वजह से क्या होता है कि ये ओजोन परत है, इसकी इसकी जो परत है इसमें कमी आती है। यहाँ से ओजोन क्या होता है, टूटने लगता है, और ओजोन टूट करके फिर से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन में बदलने लगेगा। तो यहाँ पे इसकी मोटाई में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि CFC कहाँ से निकलता है, जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज, उससे निकलता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये तो सभी देशों की प्रॉब्लम है, कोई ऐसा तो नहीं है कि ये किसी एरिया में होगा। अगर यहाँ पे ओजोन लेयर में कमी आएगी तो अभी तो यहाँ पे देखा गया है, अगर जो लैंड एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं, अगर वहाँ पे हो जाए तो फिर क्या होगा, ये जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनमें बीमारियाँ फैलने लगेगी, जैसे स्किन कैंसर होने लगेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो सभी देशों ने इस पे एक सहमति बनाई कि इसको कम करना होगा। ये जो CFC जो हमारा निकल रहा है, इसको सीमित करना होगा CFC को। तो एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, इसको बोला जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे देख लीजिएगा लोग, लिखा हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो कहाँ पे है, ये जापान में है। तो इसीलिए ये जापान में सम्मेलन हुआ था एक, और इसीलिए इसको बोल दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल। तो अब इसके बारे में कुछ पॉइंट नोट करना है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये कब हुआ था। पहली बात तो ये 1987 में हुआ था। तो 1987 में हुआ था, और ये किसके द्वारा किया गया था, तो एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसको बोला जाता है UNUP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और इसके द्वारा ये सम्मेलन कराया गया क्योटो में, तो इसलिए उसको बोला गया क्योटो प्रोटोकॉल। और ये किसके द्वारा किया गया था, ये करवाया गया था UNEP द्वारा। UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है कि 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा सभी देशों से एक सम्मेलन बुलाया गया, और ये सम्मेलन क्योटो में हुआ था। और उसमें सभी देशों ने एक सहमति जताई कि जो CFC है उसका जो स्तर है, जैसे जिसका इमिशन जो हो रहा है, तो उसके स्तर को जो, जैसे मान लेते हैं 1986 में उसका जो स्तर था उसी पे सीमित रखने के लिए सभी ने सहमति जताई कि जो 1986 में जो CFC का स्तर है अब उसी पे सीमित करना है, अब इससे बढ़ने नहीं देना है। तो ये 1986 के स्तर को तक सीमित करने के लिए है। और क्योटो प्रोटोकॉल, इसके बारे में ये 2 पॉइंट हो गया कि ये 1987 में हुआ था, और किसके द्वारा, UNEP के द्वारा करवाया गया था। और ये किस लिए है, ये ओजोन परत के लिए है, ये ओजोन के लिए है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं लोग, जो UNEP है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसके बारे में भी, इसकी जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को होती है। इसकी जो स्थापना होती है 5 जून 1972 को हुई थी।
तो इसकी स्थापना 5 जून को हुई है। इसीलिए 5 जून को एक दिवस मनाते हैं लोग, जिसको बोला जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये भी एक पॉइंट है कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है वो है नैरोबी में। इसका मुख्यालय जो है नैरोबी में है, और नैरोबी कहाँ पे है, एक केनिया में है। जो अफ्रीकी देश है केनिया, उसकी राजधानी नैरोबी। तो वहीं पे नैरोबी में क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। तो इस सब पॉइंट को भी याद रखना है। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है कचरा प्रबंधन। तो हमारे द्वारा क्या होता है कि बहुत सारे कचरा जनरेट किया जाता है, तो वो जो कचरा है उसका भी प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि कचरा एक जगह ही इकट्ठा होता रहेगा, तो उसका जो निपटान करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जो कचरा होता है, ये कचरा को जनरली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो भी कचरा होता है इसको हम लोग 2 पदार्थों में विभाजित कर सकते हैं। एक को बोल सकते हैं कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोल सकते हैं, और दूसरे को अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। इसको बोला जाता है, जैव निम्नीकरणीय को बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोला जाता है, और अजैव वाले को बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो पहले देखते हैं जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है क्या होते हैं। ये वो पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा इसका अपघटन हो जाता है। तो जो कचरा सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाए उसे क्या बोलेंगे, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैसे कि यहाँ पे जैसे क्या हो जाएगा, जो फल तथा सब्जियां होती है उसके छिलके, जैसे सूती कपड़ा होता है, जूट होता है, कागज होता है, ये सब क्या होते हैं कि अगर मान लेते हैं इसका जैसे यूज हुआ है, अब इसका क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होता है, ये सड़ने गलने लगते हैं, और सड़ गल के क्या हो जाएंगे, फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं। तो सड़ते गलते कैसे हैं, तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, इसका अपघटन करते हैं, और ये क्या करेंगे, इस सब चीज़ों को सड़ा गला करके फिर से मिट्टी में मिल जाएगा ये सब। और उसके बाद होता है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ये वो पदार्थ होते हैं जो छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके द्वारा ये जल्दी उसका अपघटन नहीं हो पाता है, तो उस पदार्थ को बोला जाता है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो जितने भी कचरा होंगे या जो भी पदार्थ है, हम लोग जनरली 2 कैटेगरी में उसको रख सकते हैं। और अजैव वाले में देख सकते हैं, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर प्लास्टिक को फेंक देते हैं तो कई सालों तक वो वैसे ही बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके द्वारा उसका अपघटन नहीं हो पाते हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स इसका फॉर्म होता है, ये बहुत जटिल होते हैं। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, संश्लेषित रेशे हो गए जो धातु होते हैं, और रेडियो एक्टिव अपशिष्ट होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन इनका नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हम लोग इस समझ लिए। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कुछ, इसको भी देख सकते हैं लोग। और एक बार इसका डिफरेंस हम लोग कर लेते हैं कि जितने भी इसमें पॉइंट कवर होंगे उसको हम लोग पहले देख लेते हैं।
जैसे हमारे पास क्या है पहले कि जैव निम्नकरणीय पदार्थ, निम्नकरणीय, ये वेस्ट हो जाएगा या फिर कचरा बोल सकते हैं लोग। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अजैव निम्नकरणीय कचरा या फिर पदार्थ। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट हमने ऊपर देख लिया है कि ये क्या होते हैं कि सूक्ष्म जीव द्वारा इनका अपघटन हो जाता है और इनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं हो पाता है। और एक पॉइंट और देखते हैं लोग कि जो इनका जो अपघटन है, इसका जो अपघटन है ये क्या होता है जल्दी होता है, मतलब फास्ट होता है। क्या होता है फास्ट। और इनका जो अपघटन है इसमें ये क्या होता है धीमा होता है, धीमे। यहाँ पे पूरा पॉइंट नोट करना है, लैंग्वेज में लिखना है इसको कि इनका अपघटन जल्दी हो जाता है और इनका अपघटन धीमे होता है, स्लो होता है। यहाँ पे समझ गए लोग। एग्जाम्पल से भी हम लोग देख सकते हैं कि जो फल और सब्जियों के जो छिलके होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं ऐसे ही फेंक देते हैं, तो 2-4-5 दिन के बाद में क्या हो जाते हैं वो सूख करके वो गल जाते हैं और फिर से वहीं मिट्टी में वो मिल जाते हैं। और यहाँ पे क्या है अजैव निम्नकरणीय पदार्थ, जैसे कि प्लास्टिक। प्लास्टिक को हम लोग जैसे जैसे फेंकते हैं, जैसे रखते हैं, अगर ज़मीन में भी गाड़ देंगे और फिर उसको खोद करके देखेंगे तो वैसा ही बना रहता है। तो ये क्या होता है बहुत स्लो होता है। और अगर मान लेते हैं कि जो कचरा है इसका निपटान करना हो, इसका निपटान करना हो तो ये जो जैव निम्नकरणीय का जो कचरा होता है इसका जो निपटान होता है ये क्या होता है सस्ता होता है। और इसका क्या हो जाएगा कि इसका जो होता है महंगा हो जाएगा। तो इसका निपटान करना आसान है और सस्ता भी है, और इसका निपटान करना महंगा है। और इसमें एक पॉइंट और हो सकता है कि जो प्रकृति होती है उसके द्वारा ये अवशोषित कर लिए जाते हैं। जैसे कि क्या होगा कि जो कचरा होता है वो क्या होगा इसका अपघटन होगा, अपघटन होकर के कुछ गैस बन जाएंगे और कुछ जो है जो बचे हुए हैं वो मिट्टी में ही अवशोषित हो जाते हैं। तो हमारा जो प्रकृति है, तो प्रकृति के द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो अगर ये जो जैव निम्नकरणीय कचरा है अगर इसको हम लोग बाहर भी फेंकते हैं लोग तो क्या हो जाएगा ये प्रकृति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और ये क्या होता है कि इसका जमाव होते रहता है और बहुत बड़े बड़े टीले बन जाते हैं, जैसे ढेर बन जाएंगे बहुत सारे। तो ये क्या होता है इसका जमाव होते रहता है। जमाव होते रहता है। यहाँ तक समझ गए हम लोग। और इसमें एक पॉइंट ये हो सकता है कि ये पर्यावरण को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, कि इनका जो प्रभाव होता है पर्यावरण पे कैसे पड़ता है। तो पर्यावरण पे प्रभाव, तो पर्यावरण पे प्रभाव क्या होगा, जो जैव निम्नकरणीय कचरा है इसका भी प्रभाव पड़ेगा कि जो इसका जो अपघटन होगा, इसका अपघटन, तो इसके अपघटन से क्या हो सकता है, जब भी इसका अपघटन होता है तो इससे क्या निकलता है दुर्गंध निकलता है, स्मेल निकलने लगता है।
दुर्गंध निकलता है, और इससे क्या होता है, गंदगी भी फैलती है, गंदगी फैलती है। तो ये हो गए पर्यावरण पे इस पे प्रभाव पड़ा। और क्या पड़ सकता है इससे प्रभाव, जैसे इनका अपघटन हो रहा है, तो अपघटन में क्या होगा, अपघटन में जो कार्बन जो होता है, कार्बन ज़्यादा निकलता है। इसमें क्या होता है, कार्बन क्या होता है, ज़्यादा निकलता है, ज़्यादा निकलता है। जिससे कि क्या होगा कि हमारे जो वातावरण है उसमें क्या मिक्स होगा, CO2 ज़्यादा निकलेगा। और CO2 जब निकलता है तो पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो CO2 का होगा यहाँ पे ज़्यादा निकलेगा, तो कार्बन ज़्यादा निकलता है इससे, और जिससे कि CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, CO2 की मात्रा, जिससे कि हमारा पर्यावरण क्या होता है, प्रभावित होने लगता है। तो इसका प्रभाव हमने देख लिया। और अब इसमें देखते हैं इनका प्रभाव कि पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा लोग कि पर्यावरण पे प्रभाव। पहले देखते हैं लोग कि इसका क्या पड़ेगा, कि इसका जो अपघटन नहीं हो पाता है। अपघटन क्या होता है, नहीं हो पाता है। जब अपघटन इसका नहीं होगा तो ये किस में मिक्स हो जाएंगे, ये मिक्स हो सकते हैं जल में, और भूमि में मिक्स हो सकते हैं, और ये जल को भी दूषित कर सकते हैं, और भूमि को भी। तो इसके द्वारा जो जल, या फिर बोल सकते हैं भूमि, जल भूमि क्या होता है, प्रदूषित होता है। तो इनका अपघटन नहीं होने से क्या होता है, जल और भूमि क्या होता है, प्रदूषित होता है। और क्या हो सकता है इसके द्वारा, कि जैसे एक हम लोगों ने टर्म पढ़ा था कि जैव आवर्धन। तो ये क्या हो जाएगा कि जो ये जो पदार्थ हैं इनका अपघटन नहीं हो पाता है। अगर एक किसी वजह से जो हमारा फूड चेन है, अगर उसमें मिक्स हो गए, तो फूड चेन में मिक्स होने की वजह से क्या होगा कि जैव आवर्धन होगा। ये क्या होते हैं, जो ये जो खाद्य श्रृंखला होती है, ये खाद्य श्रृंखला में मिक्स होकर के, श्रृंखला में मिलकर जैव आवर्धन, जैव आवर्धन करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जैव आवर्धन क्या होता है, और जैव आवर्धन से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है, जो मनुष्य होते हैं वो प्रभावित होते हैं जैव आवर्धन से। कि जो फूड चेन है इसमें क्या होगा, इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो इसमें जो फूड चेन में क्या होगा कि जो हानिकारक रसायन होते हैं वो क्या होता है कि वो बहुत मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर जो हानिकारक रसायनों की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये मनुष्य में आते आते क्या हो जाएगा, हानिकारक जो रसायन है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे कि क्या होगा, सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होंगे, मनुष्य को हानि पहुंचेगा। इसमें क्या होगा कि मनुष्य को हानि पहुंचेगा, मनुष्य को हानि पहुंचता है। और एक चीज़, एक पॉइंट और हो सकता है कि ये जो कचरा होता है इसको किस में रखा जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि एक ब्लू कलर का डस्टबिन होता है और एक ग्रीन कलर का होता है। तो जो ग्रीन कलर का होता है, जो हरे रंग का होता है,
तो हरे रंग का डस्टबिन, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है जैव निम्नकरणीय जो कचरा होता है उसके लिए। और ये जो होते हैं ये इसको जनरली बोल देते हैं लोग कि वेट कचरा। वेट का मतलब गीला कचरा, गीला कचरा। और इसको रखने के लिए कौन सा, ये ब्लू कलर का जो होता है, जो ब्लू रंग का है डस्टबिन, उसका उपयोग किया जाता है। और एक किसके लिए होता है, जो ड्राई कचरा है, ड्राई मतलब सूखा कचरा, सूखा कचरा के लिए। तो यहाँ पे समझ गए लोग इन दोनों में अंतर। और जैव निम्नकरणीय कचरा को बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और अजैव वाले को बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए कचरा प्रबंधन के बारे में। अब इसमें अगला टॉपिक है कचरा प्रबंधन की विधियाँ। जो कचरा है उसका निपटान किस किस विधियों द्वारा हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं कि किस विधियों द्वारा हम लोग कचरा का प्रबंधन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि जैव मात्रा संयंत्र। ये ऐसा संयंत्र होता है जिसमें कि जो जैव निम्नकरणीय पदार्थ है उसको क्या किया जाता है, इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा या फिर खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये संयंत्र वो है कि जिसमें किसमें परिवर्तित कर देंगे, कचरा को खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगला मेथड है सीवेज उपचार तंत्र। इसको बोला जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो जो सीवेज होता है वो नालियों में जो बहता है पानी उसी को बोला जाता है सीवेज। तो जो नाली का पानी है वो क्या होता है कि जो हमारी नदी है वो नदी में जाकर के मिल जाती है नाली का पानी। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा जल है वो क्या होता है, प्रदूषित होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो नाली से पानी निकल रहा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो नाली का पानी है उसका हम लोग उपचार करके, यहाँ पे क्या करेंगे, उपचार करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और उपचार करके तब उस पानी को किस में भेजेंगे, नदी में। तो क्या होगा, हमारा नदी का जो पानी है वो दूषित नहीं होगा। तो ये भी एक तरीका है, जो सीवेज उपचार तंत्र है उसकी सहायता से हम नाले के पानी को नदी में उसका ट्रीटमेंट करके उपचार करके भेजते हैं, जिससे कि हमारा नदी का पानी प्रदूषित नहीं होता है। अगला इसमें मेथड है कूड़ा भराव क्षेत्र। तो कूड़ा भराव क्षेत्र जैसे मान लेते हैं जो छोटे मोटे गड्ढे होते हैं, अगर हमारा जो ज़मीन है कोई, अगर उस ज़मीन में क्या है कुछ गड्ढे हैं तो क्या किया जाएगा कि जो भी कूड़ा होगा उसको उस गड्ढे में डाल दिया जाएगा। तो गड्ढे का भी भराव हो गया और उसके ऊपर क्या डाल दिया जाएगा, मिट्टी डाल दिया जाएगा। तो एक तो हमारा इससे फ़ायदा हुआ कि जो गड्ढा था हमारा वो क्या हो गया, वो गड्ढा भी भर गया और ऊपर से हम लोग क्या डाल दिए, उस पर मिट्टी डाल दिए और हमारा जो कूड़ा था उसका भी निपटान हो गया। तो यही उसको बोलते हैं लोग कूड़ा भराव क्षेत्र, जो गड्ढे में डाल करके उसको भर दिया जाता है। अगला है कि कंपोस्टिंग के द्वारा, कि जो भी कचरा है उसको कंपोस्ट किया जाए। तो जैविक जो कचरा होता है उसको क्या करते हैं हम लोग कि जो गड्ढे में भर देते हैं, और गड्ढे में भरने के बाद वो 3 महीने के बाद क्या होता है कि वो जो कचरा है मिट्टी द्वारा क्या होता है कि वो खाद में बदल जाता है। जैसे कि गड्ढा होगा तो इसमें कौन सा कचरा, जैविक कचरा। कंपोस्टिंग किसका हो सकता है, जैविक कचरे का कंपोस्टिंग हो सकता है। तो जो जैविक कचरा है, तो जैसे जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, जैसे वो सड़ गया गल गया तो उसको क्या करते हैं लोग कि उसको हम लोग गड्ढे में डाल सकते हैं। और गड्ढे में डालने पर क्या होगा कि धीरे धीरे मिट्टियों के द्वारा वो खाद में
बदल जाता है वो, और फिर वो मिट्टी द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। उसको बोला जाता है कंपोस्टिंग। और एक तरीका हो सकता है कि इसका पुनः चक्रण, इसको बोला जाता है रीसाइक्लिंग। इसको बोलते हैं लोग पुनः चक्रण, का मतलब होता है रीसाइक्लिंग। तो बहुत बार सुनते होंगे लोग कि रिसाइकल करना। रिसाइकल का मतलब होता है कि जो अजैव कचरा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो जैसे इस्तेमाल हुआ उसका हम लोग फिर से कुछ और पदार्थ बना सकते हैं, उससे उससे कोई और वस्तु बना लेंगे और उसका क्या हम लोग कर देंगे कि उसका रिसाइकल हो गया। जैसे कि जो प्लास्टिक होते हैं, तो जो प्लास्टिक का यूज, जैसे कि कोई प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक बोतल, जो बाल्टी हो गया, उस सब का यूज हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं और उसी प्लास्टिक को फिर से कोई और वस्तु बना दिया जाता है। तो उसी का मतलब हो गया कि उसका क्या हो गया, रिसाइकलिंग हो गया उसका, उस प्लास्टिक का। तो ये रिसाइकलिंग किस में हो सकता है, अजैव निम्नकरणीय जो पदार्थ होते हैं उसका क्या हो सकता है, रिसाइकलिंग हम लोग कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा कचरा उत्पन्न नहीं होगा। और अगला हो सकता है कि पुनः उपयोग। पुनः उपयोग का मतलब होता है कि इसका रीयूज करना। क्या, रीयूज मतलब पुनः उपयोग। तो जैसे कि देख लेते हैं, जैसे जो अखबार होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अखबार पढ़ लिए, उसके बाद उस अखबार का लिफाफा भी बना देते हैं लोग। तो उसका एक तो अखबार पढ़ने के काम में आ गया, उसके बाद उसका लिफाफा बना दिए। ऐसे बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जिसका पुनः उपयोग हो जाता है। तो ये हो गया कचरा प्रबंधन के बारे में, और ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होती है। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए लोग। और अगले चैप्टर का वीडियो आएगा। धन्यवाद।